वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने वाला हूं उसका नाम है राम रहीम और आकाश का प्रेत। ये इस सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। इससे पिछली 2 पार्ट्स की कॉमिक्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। उनका नाम है ब्लैक फाइल और खून की प्यास। अगर आपने पिछली ये दोनों कॉमिक्स नहीं सुनी है तो उनकी लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को जिसका नाम है राम रहीम और आकाश का प्रेत। राम रहीम और आकाश का प्रेत डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम सीरीज। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन दिलीप कदम, हरिश्चंद्र चौहान, त्रिशूल कॉमिको। एक बार जब राम रहीम रात का आखिरी शो देखकर घर वापस लौट रहे थे तो कुछ अज्ञात अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना राम रहीम। राम रहीम के स्थान पर उन्होंने उनके हमशक्लों को उनके घर भेजा जिन्हें कर्नल राघव की डांट खानी पड़ी। खबरदार जो रात गए घर वापस लौटे। जज्जी। अगले दिन चीफ मुखर्जी ने राम रहीम को अपने ऑफिस में बुलाया और सूचना दी। शाकाल जिंदा है राम, कल रात ही मुझे उसका फोन आया था। क्या हमें उसकी ब्लैक फाइल देखने को मिल सकती है चीफ? फिलहाल तो नहीं। हाँ, कल वो फाइल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ठीक है चीफ, तो अब हम चलते हैं। अगले दिन शाम को जब चीफ मुखर्जी राम के जन्मदिन पर उसके घर ब्लैक फाइल लेकर पहुंचे, खबरदार कोई भी अपने स्थान से ना हिले वरना सबको भून दिया जाएगा। क्या कर्नल, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है? चलो। नहीं, लेकिन संयोग से असली राम रहीम अपराधियों की कैद से भागकर वहां पहुंच गए। धड़ाक, डिशुम, उफ। उस युद्ध में नकली राम मारा गया और नकली रहीम बंदी बना लिया गया। बताओ ये सब क्या चक्कर है? बताता हूँ। नकली रहीम से सारी जानकारी प्राप्त कर राम रहीम फाइल और कर्नल राघव को लेकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां नकली राम रहीम को पहुंचने के लिए कहा गया था। राम भैया, हमारा पीछा किया जा रहा है। चिंता मत करो, चलते रहो। गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर राम भैया, सामने से एक वैन आ रही है, उससे बचकर आगे नहीं निकला जा सकता। गाड़ी को किनारे पर करके रोक दो, जरूर वे शाकाल के ही आदमी होंगे। रहीम ने कार को किनारे पर करके रोक दिया। डैडी, आपको बाहर निकलकर ऐसा जाहिर करना है जैसे आप हमारी कैद में हैं। मैं समझ गया। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की कहानी आप मनोज कॉमिक्स के पिछले 2 अंकों राम रहीम और ब्लैक फाइल और राम रहीम और खून की प्यास में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। चलिए डैडी, हाथ उठाकर नीचे उतरिए। दुश्मनों को यही मालूम होना चाहिए कि आप हमारी गिरफ्त में हैं। ठीक है। गुड। हमारे एजेंट कर्नल को कवर करके वैन की ओर ले जा रहे हैं। चलो, हमारी सिरदर्दी खत्म हुई। अब हमारे लिए बॉस का क्या आदेश है? अड्डे नंबर 2 पर चलो, अब वहीं चलकर मौज मनाएंगे। और फिर उनकी कार वापस लौट पड़ी। इधर, मुबारक हो डबल एजेंट, क्या ब्लैक फाइल भी हाथ लगी? यस मैडम, ये रही। गुड, लाओ फाइल मुझे दो। सॉरी मैडम, जब तक हमारा पारिश्रमिक हमें नहीं मिल जाता तब तक ये फाइल हमारे पास ही रहेगी। यहाँ इनसे उलझना ठीक नहीं रहेगा वरना कर्नल भी हाथ से निकल सकता है। ठीक है, तुम दोनों कर्नल के साथ पीछे बैठ जाओ। अड्डे पर पहुंचकर तुम्हारा पारिश्रमिक तुम्हें दे दिया जाएगा। थैंक यू मैडम। फिर राम रहीम कर्नल राघव के साथ वैन के पिछले हिस्से में सवार हो गए और वैन वहां से चल पड़ी। लगभग 20 मिनट बाद वैन रुकी। कर्नल ने कोई गड़बड़ तो करने की कोशिश नहीं की? नहीं। चलो नीचे आ जाओ, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ओके मैडम। रॉकी, तुम जाकर बॉस को सूचित कर दो कि हम आ पहुंचे हैं। यस मैडम। राम रहीम और मैडम के आदमी कर्नल राघव के साथ नीचे उतर आए। सुनो कर्नल, यहाँ किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वहां से निकलना कतई नामुमकिन है। आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? अभी कुछ देर में सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ मेरे साथ। ओह, और वे सब उस युवती के पीछे पीछे एक तरफ चल दिए। ये तो कोई अंडरग्राउंड गैराज मालूम पड़ता है। एक गैलरी से गुजरकर वे एक लिफ्ट के पास रुके। चलो सब भीतर चलो। जब सब लिफ्ट में प्रवेश कर गए तो लिफ्ट मैन ने शटर बंद कर लिए और लिफ्ट को चालू कर दिया। लिफ्ट 4थी मंजिल पर रोकी गई। मेरे पीछे आओ। लगता है ये अड्डा भी कई मंजिली इमारत के भीतर है। आखिरकार उनका ये सफर एक हॉल में जाकर खत्म हुआ। वेल डन मैडम शिवाना,
मुझे प्रसन्नता है कि तुमने और तुम्हारे ट्रेन किए एजेंटों ने अपना कार्य बखूबी अंजाम दिया है। थैंक यू मास्टर। मास्टर, ये रहे कर्नल राघव, फाइल एजेंट राम के पास है। गुड, लाओ फाइल मुझे दो। जहां तक मेरा विचार है, ये शाकाल हरगिज नहीं हो सकता। शाकाल कम से कम कदबुत में इतना पतला और लंबा नहीं था। क्या सोचने लगे राम? फाइल मास्टर के हवाले करो। नहीं, वादे के मुताबिक पहले हमारा पारिश्रमिक हमारे हवाले करो। तड़ाक! आह! यू फूल, मास्टर की शान में गुस्ताखी करते हो। भैया! कुतिया, तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैं? खबरदार, जाओ वही रुक जाओ, वरना। नो मैडम, गोली मत चलाना। लेकिन मास्टर, कुछ नहीं, इन्हें इनका पारिश्रमिक देकर इनसे फाइल ले लो। हम अपने खिदमतगारों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करते। जी। लो, गिन लो, पूरे 50,000 हैं। मुझे विश्वास है ये रकम पूरी ही होगी। राम ने रुपए अपने वस्त्र की अंदरूनी जेबों में ठूंस लिए। लाओ, अब फाइल मेरे हवाले करो। ठहरो, पैकेट खोल कर देता हूं। अगले ही पल, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे, वरना मैं मैडम की खोपड़ी से भेजा बाहर निकाल दूंगा। क्या? फिर इससे पहले कि कोई हरकत में आता, कर्नल राघव और रहीम भी अपनी जेबों से रिवॉल्वर निकालकर अन्य लोगों पर तान दिए। खबरदार, सब अपने हाथ ऊपर उठा लो। और प्यारे नकाबपोश, तुम भी जरा अपने चेहरे से पर्दा उठा दो, ताकि हमें तुम्हारा दीदार हो सके। हा, तो मेरा संदेह ठीक ही निकला। तुम हमारे एजेंट चंद्र और श्याम नहीं हो। तुम बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर शाकाल, हम चंद्र और श्याम नहीं, बल्कि असली राम रहीम है। तुम भूल कर रहे हो रहीम, ये शाकाल नहीं, कोई और है। क्या? चलो मिस्टर नकाबपोश, जल्दी से नकाब उलट दो, वरना मैं तुम्हारी इस मासूम सी गुड़िया को गोली मार दूंगा। मेरे चेहरे पर पर्दा ही पड़ा रहने दो राम, वरना मेरा चेहरा देखकर तुम्हें गश आ जाएगा। तुम हमारी चिंता ना करो प्यारे पर्दा नशी, हम गश न खाने की टॉनिक पीकर आए हैं। तुम पर्दा हटाओ। ठीक है, तो लो, कहकर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी। हैं? फोमांचू? आए चचा तुम? हा, क्यों भतीजे, खा गए ना गश? तुम ठीक कह रहे हो चचा, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि शाकाल बनकर तुम क्या चक्कर चला रहे हो। चक्कर चलाया नहीं है, बल्कि चलाना चाहता था। शाकाल वास्तव में मर चुका है, और मैं चाहता था कि मैं उसके नाम का सहारा लेकर इस देश की पुलिस और कानून को कुछ परेशान करूं, ताकि तुम दोनों पुनः शाकाल को ढूंढते फिरो और मैं तुम दोनों से अपनी पिछली हार का बदला ले सकूं। इसलिए मैंने शाकाल से संबंधित फाइल उड़ानी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों के आज़ाद होने के कारण अब मुझे अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। और तुम मेरे पिताजी का अपहरण क्यों करना चाहते थे? इनसे मुझे बॉर्डर पर तैनात सेना के कुछ गुप्त भेद मालूम करने थे। शाकाल की फाइल तो मेरे लिए बेकार हो गई, लेकिन तुम्हारे पिता अब भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं चाचा, हमारे रहते अब तुम अंकल को छू भी नहीं पाओगे। हा, तुम्हारा ये भ्रम भी अभी टूट जाएगा। फोमांचू, तुम तो कहते थे कि मुझे अपराध करना पसंद नहीं, फिर ये सब? मैंने तुमसे ठीक ही कहा था, मैं अपराध धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि महज शौक पूरा करने के लिए करता हूँ। और यकीन मानो, मेरे इस कार्य के पीछे केवल मनोरंजन है, कोई लालच नहीं। क्या मेरे पिता का अपहरण कर उनसे हमारे देश के सैनिक राज जानने के पीछे तुम्हारा कोई लालच या स्वार्थ नहीं? नहीं, मैं ये राज केवल अपने देश फिचलैंड की तरक्की और भलाई के लिए जानना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे देश के अहित के लिए। एक प्रकार से ये समझ लो कि मैं अपने देश की सुरक्षा के संबंध में तुम्हारे पिता से मदद ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए गद्दारी होगी, और मैं मरते दम तक अपने देश से गद्दारी नहीं करूँगा। कर्नल, मैं तुमसे और तुम्हारे कट्टर स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ, लेकिन मैं तुमसे वो राज कैसे मालूम करूँगा, उस तरीके से तुम वाकिफ नहीं हो। खैर, बातें बहुत हो चुकी। राम, अब मैडम शिवाना को छोड़ दो और अपने अपने रिवॉल्वर फर्श पर डाल दो। हरगिज नहीं, बल्कि यदि तुम अपनी और अपने साथियों की भलाई चाहते हो तो बिना कोई हंगामा किए स्वयं को हमारे हवाले कर दो, वरना। अच्छा, ऐसी बात है। हा। चचा, ज्यादा हंसना भी सेहत के लिए लाभकारी नहीं होता, इसलिए अपनी चोंच बंद करके वैसा ही करो जैसा हम कह रहे हैं। लेकिन राम रहीम ये नहीं भांप सके कि फोमांचू का हाथ कब सामने पड़ी मेज के गुप्त हिस्से में जा चुका था, और जब वो हाथ बाहर आया, शायद तुम दोनों इस चक्र का करिश्मा भूल चुके हो भतीजो। ओह, अपने अपने रिवॉल्वर फेंक दो, वरना तुम्हारी गर्दन गेंद की तरफ फर्श पर लुढ़क रही होगी। सुनो चचा, यदि तुमने हम पर चक्र का प्रयोग किया तो तुम्हारी ये मैडम भी फर्श पर लुढ़क जाएगी। तो तुम यूं नहीं मानोगे।
कहने के साथ ही फोमांचू ने मेज के नीचे लगा एक गुप्त बटन दबा दिया। अगले ही पल, अरे हैं? ओह! पलक झपकते ही तीनों के रिवॉल्वर छत पर लगी लोहे की एक गोल प्लेट से जाकर चिपक गए। ओह, चुंबकीय प्लेट। थैंक यू मास्टर। क्यों भतीजे, अब क्या विचार है? चचा, जब तक जान है तब तक जहान है। कहने के साथ ही रहीम वहीं से किसी स्प्रिंग के समान उछला और हवा में तैरता हुआ किसी रॉकेट की तरह फोमांचू की तरफ बढ़ा। मैं कहता हूं वहीं रुक जाओ। और बाद में जो परिणाम निकला वो रहीम के प्रतिकूल था। रहीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर किसी इंसान के सीने से नहीं बल्कि लोहे की दीवार से जा टकराया हो। अगले ही पल वो फोमांचू के सीने से टकराकर उसी गति से वापस उछल गया जिस गति से वो आया था। रहीम! हा हा हा! धड़ाम! हाय, मर गया। रहीम, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? ओह, ये तो बेहोश हो गया। इस मूर्ख को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं माना। भूल गया कि मेरा पूरा शरीर सुरक्षा के फौलादी घेरे में है। गार्ड्स, राम को बांध दो और कर्नल राघव को लेकर यहां से निकल चलो। यस मास्टर। मैडम सिवाना, तुम इस अड्डे में टाइम बम फिट कर दो। अब यह अड्डा हमारे लिए बेकार हो चुका है। समय 20 मिनट का रखना। यस मास्टर, कहकर मैडम सिवाना वहां से चली गई। फोमांचू के आदेश का पालन तुरंत हुआ। राम, मैं तुम्हें और रहीम को जिंदा छोड़े जा रहा हूं। 20 मिनट बाद मेरा यह अड्डा तबाह हो जाएगा। यदि बच सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चचा, मैं कसम खाता हूं, एक दिन मैं तुम्हें बहुत भयानक मौत मारूंगा। उस मनोज दिन का मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार रहेगा। तभी मैडम सिवाना वहां आ पहुंची। मास्टर, मैंने टाइम बम फिट करवा दिए हैं जो ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। गुड, अब निकल चलो यहां से। बाय राम, यदि तुम जीवित रहे तो फिर मुलाकात होगी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। फोमांचू आदि के वहां से जाने के पश्चात, रहीम, रहीम, होश में आओ रहीम, हम इस समय खतरे में हैं। रहीम, होश में आओ मेरे भाई। ईश्वर, क्या तकदीर में हमारा अंत इसी तरह लिखा है? लेकिन 10 मिनट बाद रहीम को स्वयं ही होश आ गया। आहा, तुम्हें होश आ गया रहीम? अरे राम भैया, तुम इस हालत में? और फोमांचू आदि कहाँ गए? समय बहुत कम है रहीम, पहले मुझे आजाद करो। यह अड्डा किसी भी समय नष्ट हो सकता है। ओह, फोमांचू आदि कहाँ गए राम भैया? वे डैडी को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। फोमांचू ने तो अपनी ओर से हमारी मौत का पूरा प्रबंध कर दिया था, लेकिन तुम्हारे ठीक वक्त पर होश में आ जाने से अब उसके तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। आओ, अब जल्दी से यहाँ से निकल चले। रहीम ने फर्श पर पड़ी ब्लैक फाइल उठा ली थी जिसे फोमांचू वहीं छोड़ गया था। फिर वे दोनों उस इमारत से निकलकर कुछ दूरी पहुंचे होंगे कि इमारत में होने वाले भयानक विस्फोटों से समूचा वातावरण दहल उठा। धड़ाम, धड़ाम! फोमांचू की मौत के समय भी ऐसे ही पटाखे छूटेंगे रहीम, लेकिन उस एक आंख के शैतान को हम ढूंढेंगे कहाँ? पता नहीं अंकल को वो कहाँ ले गया होगा और उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा होगा। चिंता मत करो, मैंने डैडी और मैडम सिवाना की जेबों में जीरो कैमरा कैप्सूल डाल दिए थे, अतः वे जहां भी होंगे हमें उनके बारे में इंडिकेटर से मालूम हो जाएगा। वाह! उसके बाद राम ने अपने जूते की एड़ी से छोटा सा लेकिन शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और चीफ मुखर्जी से संपर्क जोड़ने लगा। हेलो हेलो अंकल डार्क, डबल एजेंट 001/2 कॉलिंग। शीघ्र ही संपर्क स्थापित हुआ। यस, अंकल डार्क इज हियर, ओवर। चीफ अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ, कहकर राम ने चीफ मुखर्जी को सारा किस्सा बता दिया और अंत में बोला, अंकल, फोमांचू डैडी को ले गया है। वो उनसे कुछ सैनिक राज जानना चाहता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ राम। आप चिंता न करें अंकल, हम जल्दी उन्हें फोमांचू की कैद से छुड़ा लेंगे। मैंने डैडी और फोमांचू की एक साथ इनकी जेबों में जीरो कैमरा कैप्सूल डाल दिया है, अतः वे जहां भी होंगे या जाएंगे हमें टीवी इंडिकेटर द्वारा उस स्थान का पता चल जाएगा। वेरी गुड, ये तुमने बड़ी समझदारी का काम किया है। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वैसे तुम्हारे कहे मुताबिक दक्षिण क्षेत्र में स्थित इमारत पर छापा मारकर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने तुम्हें कैद कर रखा था। क्या उन लोगों ने कुछ बताया? नहीं, वे स्थानीय साधारण बदमाश थे। उन्हें फोमांचू या शाकाल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, यानी फोमांचू ने उन्हें साधारण मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया था। और चंद्र का क्या हुआ? उसे भी मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। ठीक है अंकल, आप हेडक्वार्टर में ही हमारा इंतजार कीजिए, हम यहाँ से सीधे वहीं पहुँच रहे हैं। और हाँ, आप टीवी इंडिकेटर के साथ साथ हमारे सुपर सूट और फोमांचू के चक्र का एंटी लॉकेट भी तैयार रखिएगा। ठीक है। तब राम ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जूते के तले में डाल दिया। तब तक तबाह होती इमारत के इर्द गिर्द
काफी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और पुलिस भी वहां पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। धड़ाम, पीछे हटो। राम रहीम ने वहां रुकना बेकार समझ एक टैक्सी पकड़ी और हेडक्वार्टर की ओर चल पड़े। लगभग 20 मिनट बाद वे हेडक्वार्टर में चीफ मुखर्जी के सामने थे। लो, ये रहे तुम दोनों के सुपर सूट और लॉकेट, जल्दी से इन्हें पहन लो। राम रहीम जल्दी से सुपर सूट पहनने लगे। पिक पिक। राम, हमारा टीवी इंडिकेटर दर्शा रहा है कि फोमांचू कर्नल राघव के साथ उत्तर में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी मकान में मौजूद है। गुड, फिर तो हमें उन तक पहुंचने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। शीघ्र ही राम रहीम सूट और लॉकेट पहनकर तैयार हो गए। ये वही लॉकेट थे जिन्हें प्रोफेसर भटनागर ने तैयार करके उन्हें दिए थे। आइए चीफ, अब चलें, हमें जल्द से जल्द फोमांचू तक पहुंचना है। ठीक है, चलो, बाहर मेरी विशेष कार भी तैयार खड़ी है। फिर कुछ ही देर बाद चीफ मुखर्जी की विशेष कार उत्तर दिशा में तूफानी गति से दौड़ी जा रही थी। हम ठीक दिशा में चल रहे हैं अंकल, इंडिकेटर भली भांति काम कर रहा है। लगभग 20 मिनट बाद वे एक 2 मंजिली इमारत के सामने थे। राम, इंडिकेटर दर्शा रहा है कि तुम्हारे डैडी और वो युवती इसी इमारत में हैं। अंकल, आप तुरंत ट्रांसमीटर द्वारा मिलिट्री फोर्स से संबंध स्थापित कर इस इमारत को घेरने का आदेश दीजिए। जब तक फोर्स यहाँ नहीं पहुंच जाती हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है। चीफ मुखर्जी ने ट्रांसमीटर द्वारा मिलिट्री के एक विशिष्ट ऑफिसर से कांटेक्ट कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और उन्हें फोर्स सहित तुरंत वहां पहुंचने का निर्देश दिया। ओके मिस्टर मुखर्जी, हम 15 मिनट में वहां पहुंचते हैं। थैंक यू कर्नल। और 20 मिनट के भीतर भीतर मिलिट्री के असंख्य सशस्त्र जवानों ने कर्नल टी रामाचंद्रन के नेतृत्व में उस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। कहिए मिस्टर मुखर्जी, अब क्या आदेश है? अंकल, आप फायरिंग करते हुए फोर्स को भीतर प्रविष्ट होने का आदेश दीजिए। मैं और रहीम उड़ते हुए इमारत के भीतर प्रवेश करेंगे। ध्यान रहे, कोई भी मुजरिम बचकर नहीं निकलना चाहिए, विशेष रूप से फोमांचू और मैडम शिवाना। ऐसा ही होगा बेटे, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इधर इमारत के एक लंबे चौड़े कमरे के भीतर। कर्नल, अब भी वक्त है, मेरा कहा मान लो और जो जानकारी मैं चाहता हूँ वो मुझे दे दो। हरगिज नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ऐसी दशा अवश्य कर दूंगा कि तुम न जीवित कहलाओगे और ना ही मरे हुए। कहने के साथ ही फोमांचू ने एक छोटी सी विचित्र किस्म की गन निकालकर कर्नल राघव पर तान दी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कर्नल कि मेरी इजाद की हुई ये गन तुम्हारा क्या हश्र करेगी। इस गन से निकलने वाली किरणें तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगी जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहां का वातावरण गोलियों और विस्फोटों की भयानक आवाजों से दहल उठा। धड़ाम धड़ाम, धाए धाए। अरे, ये गोलाबारी कैसी? उसी समय फोमांचू का एक आदमी घबराया हुआ वहां पहुंचा। गजब हो गया मास्टर, मिलिट्री के असंख्य जवानों ने हमारे इस अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है और गोलीबारी करते हुए भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? जरूर राम रहीम उस इमारत से बच निकले होंगे और ये कार्य उन्हीं का होगा, लेकिन उन कमबख्तों को मेरे इस गुप्त अड्डे का पता कैसे चला? हमारे लिए क्या आदेश है मास्टर? गार्ड्स, तुम सब जाओ और मिलिट्री फोर्स का बहादुरी से मुकाबला करो। यस मास्टर। फोमांचू के सभी साथी तुरंत वहां से चले गए और बाहर पोजीशन लेकर मिलिट्री के जवानों का मुकाबला करने लगे। धाए धाए, तड़ 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 तड़, उफ, हा हा हा। देखा फोमांचू, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, अब तुम्हारा अंत निकट है। बंद करो अपनी बकवास, मुझे मारना तो दूर, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारी दुर्दशा अवश्य कर जाऊंगा। चलो तैयार हो जाओ। परंतु इससे पहले कि वो अपनी गन का घोड़ा दबा पाता, छनाक खनाक। अरे ओह, राम रहीम। हाँ मेरे बच्चे। धाए खटाक। रहीम, तुम मैडम को संभालो, मैं चचा की खैर खबर लेता हूँ। बहुत अच्छा भैया। तभी शिवाना ने रिवॉल्वर निकालकर राम रहीम पर बेतहाशा फायरिंग करनी आरंभ कर दी। धाए धाए। लेकिन राम रहीम पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हैं? धाए धाए। बेकार है शिवाना, उनके शरीर पर जो सूट है उनके कारण उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमारे घुसोलातों का तुम लोगों पर जरूर असर होगा। खटाक। फिर रहीम मैडम से उलझ पड़ा। डिशुम, उफ। और राम चचा से। शक्ति में हम दोनों बराबर है चचा, एक साधारण इंसान की तरह तुम्हारे चक्र की काट भी मेरे गले में पड़ी है, यानी एंटी लॉकेट।
अब बोलो किस तरह मुकाबला करना चाहते हो? इनसे उलझना फिलहाल ठीक नहीं होगा, मुझे निकल भागना चाहिए। क्या सोचने लगे? धड़ाक! फिर इससे पहले कि राम संभल कर उठ पाता, फुमांचू उड़ता हुआ खिड़की की ओर बढ़ गया। ओह! अगले ही पल, ठहर जा शैतान, मैं तेरा पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। ओह! फुमांचू भाग रहा है। एक पल भी नष्ट न कर रहीम भी उनके पीछे उड़ चला। अंकल, आप मैडम को संभालिए, मैं भी फुमांचू के पीछे जा रहा हूँ। चिंता मत करो बेटे, अब मैं इस नागिन को इस देश के सिपाहियों के फौलादी हाथों की विशेषता बताऊंगा। वो एक विचित्र नजारा था। मैं कहता हूँ चचा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अब तुम बचकर नहीं जा सकोगे। आहा! कहकर फुमांचू ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। यकायक राम रहीम ने अपनी उड़ने की गति तेज की और बस चचा, तुम्हारी भागम भाग के साथ ये खेल भी खत्म हुआ। धड़ाक! उफ! डिशुम! आह! और आकाश में एक रोमांचक युद्ध आरंभ हो गया। हाय! आह! धड़ाक! हाय! आई! खड़ाक! आह! धड़ाक! शुम! धड़ाक! आकाश में राम रहीम और फुमांचू के बीच खूनी युद्ध चलता रहा। यह शैतान इस तरह काबू में नहीं आने वाला। अगले पल राम को कुछ ध्यान आया और उसने अपने वस्त्र से एक गन निकाल ली। रहीम, तुम इसे छोड़कर अलग हट जाओ, अब मैं इसका इलाज दूसरे ढंग से करूंगा। ओह! रहीम तुरंत फुमांचू को छोड़कर एक तरफ हट गया, लेकिन इससे पहले कि फुमांचू कुछ समझ पाता, राम ने अपनी गन का ट्रिगर दबा दिया। हट! शू शू शू! और अगले ही पल, उफ! पलक झपकते ही फुमांचू मूर्छित हो धरती की ओर लुढ़कने लगा। चक्र भी उसके हाथ से निकल चुका था। रहीम, संभालो उसे, वो बेहोश हो चुका है। रहीम तेजी से फुमांचू की ओर झपटा और मूर्छित फुमांचू को अपने बाहों में संभाल लिया। राम ने भी जल्दी से उनके निकट पहुंचकर फुमांचू को संभाल लिया। कमबख्त बड़ी मुश्किल से काबू में आया है, चलो अब चलकर इसे चीफ के हवाले करें। और दोनों फुमांचू को लेकर वापस इमारत की ओर उड़ चले। उधर तब तक सैनिक मैडम सहित फुमांचू के बचे खुचे साथियों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। लो, हमारे शेर इनके सरगना को भी पकड़ लाए। ओह! आखिरकार मास्टर भी पकड़े गए। राम रहीम फुमांचू को लिए नीचे उतरे। लीजिए, संभालिए अंकल, आपका शिकार हाजिर है, लेकिन ये बेहोश है, जरा संभल कर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। शाबाश मेरे बच्चों। लो कर्नल, संभालो इसे, लेकिन सावधान, इस बार ये फरार ना होने पाए। चिंता मत कीजिए मिस्टर मुखर्जी, इस बार ये हमारी कस्टडी में रहेगा। ले चलो सबको। और अगले दिन के तमाम समाचार पत्र एक बार फिर राम रहीम की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स राम रहीम और आकाश का प्रेत की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।